तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ आज शुरू करते हैं एक नए चैप्टर जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। यूनिट 1 के साथ शुरू करेंगे हम, जिसके अंदर हम सेल के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल्स के बारे में जानेंगे और हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिएंट्स मतलब वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम एनिमल सेल कल्चर में जान चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब सेल वॉल किससे बनती है, कैसे बनती है, किस बेस पर ग्रो करती है, एंड सो ऑन। अब बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स मूव टू द टॉपिक। सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें, ये ऊपर जो एलिमेंट्री बायोलॉजी लिखी है, ये आप इस पर मत जाना। ये सेल बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है हमारी, जिसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, ये एलिमेंट्री बायोलॉजी सेल बायोलॉजी का एक कॉमन पेज था, तो मैंने इसके ऊपर एलिमेंट्री बायोलॉजी लिख दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल वाज एट आउटसेट। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल सबसे पहले किसने दिया था? सेल होता क्या है? आप कहोगे कि सेल तो आपने शुरू कर दिया, सेल होता क्या है? सेल पर मैंने एक नई वीडियो कवर किया, आप जाकर उसे जरूर देखना। The concept of cell was an outset was proposed by Aristotle. He stated that may or every organism, plant and animal are complicated living machineries, but it comprises the repeated building units. क्या होता है? सेल एक ऐसा में एवरी ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल कॉम्प्लिकेटेड लिविंग मशीनरी। जो एरिस्टोटल थे ना, उन्होंने बेसिकली जो फादर ऑफ बायोलॉजी, उन्होंने बेसिकली सेल का कॉन्सेप्ट लिया था। सबसे पहले उन्होंने बताया था, ही स्टेटेड में एवरी ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉम्प्लिकेटेड लिविंग मशीनरी। जो प्लांट जो ऑर्गेनिजम्स है ना, डेट मे ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म डेट इज प्लांट और एनिमल आर कॉम्प्लिकेटेड लिविंग मशीनरीज, वो बेसिकली क्या है, कंप्राइज करते हैं रिपीटेड बिल्डिंग ब्लॉक से। जितने भी लिविंग मटीरियल्स हैं, लिविंग और मशीनरी या ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक से बने हुए होते हैं। और दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नथिंग बट नोन एज सेल्स विच आर हैविंग द बिल्डिंग यूनिट्स हैविंग सिस्टम मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजी लाइक अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिजम्स के पास या फिर सेल्स के पास क्या होता है, सिस्टम मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कि प्रॉपर मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी होती है, ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी होती है, फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी होती है। जो बेसिकली क्या करता है, जो बेसिकली फिजियोलॉजी लाइक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म शो करता है। एक सेल के पास वही फिजियोलॉजी होती है जितनी हमारे पास होती है। ये अगर हम डाइजेशन कर सकते हैं तो सेल भी डाइजेशन कर सकते हैं। अगर हम एक्सक्रीशन कर सकते हैं तो सेल भी एक्सक्रीशन कर सकते हैं। अगर हम मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं तो सेल भी मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। और अगर हम मोबिलिटी शो कर सकते हैं तो सेल भी मोबिलिटी शो कर सकते हैं। हम एक्चुअली सेल से ही बने हैं, हमारी जो बॉडी है सेल से ही बनी है, तो हर एक सेल जो कर सकता है वो हमारी बॉडी कर सकती है। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, काइनेटिक एनर्जी पाथवे, सिंथेटिक पाथवे एंड सेक्रेटरी पाथवे। ब्रीदिंग कर सकती है हमारी बॉडी, सेल भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। ब्रीदिंग कुछ नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, वो सेल्स करते हैं, वो हम जानेंगे अभी। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो वो उसे ब्रेक डाउन कर देता है CO2, H2 और ATP एनर्जी में। वो सेल के अंदर भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हमारे अंदर भी होता है सेल के अंदर। इवन तो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है ये। काइनेटिक एनर्जी पाथवे, हमारी बॉडी काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करती है। हमारी बॉडी जब ये चल रही है, मूव कर रही है, ये जो लोकोमोशन शो कर रही है, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, जो जेस्चर्स दे रहा हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी पाथवे हमारी बॉडी के अंदर जो सिंथेटिक पाथवे होता है। सिंथेटिक पाथवे मतलब हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, काइनेटिक ये न्यूरॉन्स होते हैं। और सेक्रेटरी पाथवे हमारी बॉडी सेक्रेट करती है ना, सेक्रेट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, तो ये सेक्रेटरी पाथवे होता है। टिल मिड 16th century, the specific term for structural and functional unit of living being was not specified. 16th century तक किसी को पता ही नहीं था कि ये सेल कुछ होता भी है। बट तब आए हमारे रॉबर्ट हुक सर, जिन्होंने एक डेड कोर के अंदर क्या देखी, एक डेड सेल वॉल देखी 1665 में, जिसके अंदर उन्होंने क्रूड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देखा। क्रूड कॉम्बिनेशन लेंस मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने क्या देखा कि एक उन्होंने सेल वॉल स्ट्रक्चर देखा, जो कि बेसिकली वॉल टू वॉल था, यानी कि कंपार्टमेंट से एक रूम के साथ दूसरा रूम, दूसरे रूम के साथ तीसरा रूम, और एक कोम लाइक स्ट्रक्चर देखा, हैनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम आज बोलते हैं सेल। उन्होंने उसे नाम दे दिया सेल। सेल मतलब चैम्बर्स या फिर सेलुला, जो ग्रीक वर्ड से आए हैं। सेल वर्ड मतलब सेल वॉज टर्म्ड बाय हिम एज सेल, हेक्सागोनल शेप वॉज टर्म्ड बाय हिम एज सेल, बिकॉज इन ग्रीक वर्ड सेलुलर वॉज मीन टू बी द ओपन स्पेस डिलिमिटेड बाय बाउंड्रीज। एक पर्टिकुलर स्पेस जो एक बाउंड्री से क्या होती है, लिमिटेड होती है, उसे हम बोलते हैं सेल। सेल मतलब बोलते हैं ना कि आप अगर कभी पुलिस स्टेशन में देखा होगा तो उसे हम सेल बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर रूम को, एक जेल को हम सेल बोलते हैं ना, सेंट्रल रिसर्च सेल या फिर प्रिजन को हम सेल बोलते हैं, है ना। तो सेल एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट, तो उसे हमने सेल बोल दिया। लेटर ऑन मार्सिलम मालपिगी विजुलाइज द लिविंग सेल यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बाद में आते हैं मार्सिलम मालपिगी, जिन्होंने बेसिकली एक लिविंग सेल की मूवमेंट देखी, पर वो कुछ स्पेसिफाई नहीं कर पाए, वो जान नहीं पाए कि ये क्या था। बाद में आए एंटोन वॉन लियोनोव, जिन्होंने देखी एक लिविंग मटेरियल और लिविंग सेल को, जिन्होंने बेसिकली उसकी फंक्शनिंग देखी, उसकी थिन मेम्ब्रेन देखी, उनका लिविंग मटेरियल देखा, और उसको उन्होंने नाम दे दिया एक लिविंग मटेरियल, और उसके अंदर का जो लिविंग मटेरियल देखा था उसका नाम दे दिया उन्होंने प्रोटोप्लाज्म।
उन्होंने सबको ये बताया कि मैंने एक लिविंग मटेरियल देख लिया, मैंने एक लिविंग सेल देख लिया। उनकी अच्छी वाहवाही हुई कि एंटोन वॉन लियोन ने एक लिविंग सेल देखा, लेकिन उसका क्या नाम दिया वो नहीं बता पाए। तो बाद में आए पुरकिंजे ने क्या नाम दिया, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया उस लिविंग मटेरियल को, जो क्या होता है अब आप कहोगे आप बता तो रहे हो लेकिन ये तो होता क्या है। तो आप एक बार मेरी सेल वाली वीडियो देखना, एक बार सेल वाली वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है अच्छे से, आप एक बार उसे समझोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन 1839 मीनवाइल इन 1833 रॉबर्ट हुक वाज द वन हु कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियस। अब आप कहोगे ये क्या हो गया, रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने क्या किया, अच्छे से जो प्रोटोप्लाज्म जिसमें प्रेजेंट है ना, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, देखा अच्छे से जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर स्टोर होता है उसे बोलते हैं कंडेंस्ड सेंट्रलाइज्ड मटेरियल नोन एज न्यूक्लियस इन लिविंग सेल। इट इज़ रेगुलेटरी मशीनरी फॉर द सेल लाइक कंपनी। सेल एक कंपनी है और उसका जो CEO है वो कंपनी का वो है न्यूक्लियस, जो सब कुछ एग्जीक्यूट करता है, जो सब कुछ मेंटेन करता है कि सब कुछ बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल रिलैक्स्ड फॉर्म में हो। डेफिनेशन ऑफ सेल क्या होती है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ऑफकोर्स आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। दिस सेल में ऑल्सो बी डिफाइंड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लिविंग बीइंग। बेस्ड ऑन द डेफिनेशन द साइटोलॉजिस्ट एक्सप्लोर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सेल बायोलॉजी in which deals with the morphology or physiology or biochemistry of cytochemistry and genetics of any cell, ठीक है। मतलब कि मॉर्फोलॉजी आउटर कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजी फिजिकल कैरेक्टर्स, बायोकेमिस्ट्री उसके लिविंग कैरेक्टर्स जो केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं, साइटोकेमिस्ट्री जो सेल की केमिस्ट्री होती है ना, एक सेल की दूसरे सेल से केमिस्ट्री होती है, और जेनेटिक्स उसकी बेसिकली जेनेटिक मटेरियल की स्टडी को बोलते हैं। तो इनकी सेल्स में जितने भी हम स्टडीज़ पढ़ते हैं ना वो सेल के अंदर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। The term cytology was derived from the Greek word cytos, which basically means cellula, or cell logos, which basically means study or explore. सेल थ्योरी क्या कहती है, पहले आप मुझे बताइए कि सेल थ्योरी किसने बताई थी। आपने कमेंट कर दिया नहीं। चलो अब मैं बताता हूँ सेल थ्योरी किसने बताई थी। सेल थ्योरी बताई थी शेरिडन एंड श्वैन ने। आपने देखा होगा ना यहाँ पर रुडोल्फ वर्च्यू लिखा हुआ है, शेरिडन एंड श्वैन ने बताई थी सेल थ्योरी, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। शेरिडन ने 1858 में बताई थी और श्वैन ने 1859 में बताई थी सेल थ्योरी, जिसमें शेरिडन एक बॉटनिस्ट थे और श्वैन थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। और शेरिडन जो थे उन्होंने बेसिकली क्या कहा, उन्होंने बेसिकली कहा कि सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करके प्लांट के सेल वॉल को फाउंड आउट किया, और जो श्वैन थे उन्होंने एनिमल्स के सेल वॉल को फाउंड करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फाउंड आउट किया। उन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी बताई जिसमें पॉइंट्स थे, सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे घर एक ईंटों से मिलकर बनता है, बस वैसे एक सेल से मिलकर एक पूरी बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी। सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो सेल है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है प्लांट और एनिमल के लिए। प्लांट और एनिमल्स के बिल्डिंग ब्लॉक सेल्स हैं। सेल कंप्राइजेज ऑफ लिविंग मटेरियल दैट लिमिटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब श्वैन ने बताया कि सेल जो है उसके पास एक लिविंग मटेरियल होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिलिमिटेड है, ठीक है। तो उन्होंने बताया था वैसे तो ईच सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये वो नहीं है, ये इन्होंने नहीं बताया। अब आऊँ मैं आप पे एक टॉपिक पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। अब इन्होंने मिस्टेक कर दी। हुआ क्या, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, इन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन अब इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया जिन्होंने इनकी विकेट उड़ा दी। वो क्या था, वो ये था कि बेसिकली जो सेल है वो आया कहाँ से, ये भी तो क्वेश्चन है। फ्रॉम व्हाट इज द ओरिजिनेशन ऑफ सेल, वेयर डज द सेल कम फ्रॉम। सेल आया कहाँ से, और अगर सेल आ भी गया कहीं से तो अगला सेल कहाँ से बना, वो उसका क्वेश्चन नहीं दे पाए, उसका आंसर नहीं दे पाए। तो हुआ क्या, उन्होंने वो नहीं कर पाए, लेकिन उनका नाम सेल थ्योरी में जुड़ गया। अब कुछ साल बाद आए रुडोल्फ वर्च्यू आए 1864 में, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो रुडोल्फ वर्च्यू ने जो उसकी लिमिटेशन थी ना कि सेल आया कहाँ से, उन्होंने ये बताया। मैं बताता हूँ इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू ओमनिस सेलुला ई सेलुला, उन्होंने एक अपना ग्रीक वो दिया, कोट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बेसिकली इट मीन्स ईच सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो एक सेल है ना वो अपने ही एक सेल से बनता है। जैसे कि हमारे फादर और मदर हमें जन्म देते हैं ना, वैसे ही एक सेल ना ब्रेक डाउन होकर या फिर किसी और के साथ फॉर्म होकर दूसरे सेल को फॉर्म करता है। नॉट डिनोवो नहीं होता, मीन्स नॉट फ्रॉम न्यू सेल, किसी न्यू सेल से नहीं आता, पुराने सेल से ही एक अगला सेल बनता है। मतलब कि एक है, इस उंगली को आप काट दो तो 2 उंगलियां बन गई, अब इन दोनों को भी काट दो
4 उंगलियां बन गई, ये देखो ना 1 2 3 4। अब इन दोनों को भी आप काट दो, 8 उंगलियां बन गई। अब इन दोनों को भी आप काट दो, 16 उंगलियां, ये तो 10 ही हैं, 16 उंगलियां बन गई। फिर 32, फिर 64। तो ऐसे ही जो सेल है ना वो अपने ही आप माइटोसिस और म्यूसिस की मदद से क्या करता है, डिवाइड करता रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो सेल है वो इजीली रेप्लिकेट कर देता है। ठीक है, इजीली रेप्लिकेट करता है या फिर इजीली अपने आप को डिवाइड करता रहता है एज पर द सेल डिवीजन। ठीक है, अब आपने ये तो पढ़ लिया कि सेल डिवीजन होती है, लेकिन कंपोनेंट ऑफ सेल क्या होती है? कंपोनेंट ऑफ सेल होते हैं अ सेल कंप्राइजेज ऑफ टू मेन स्ट्रक्चर। सेल और कुछ नहीं होता। आपको अगर आपने मेरा सेल वाला चैप्टर देखा होगा, आपके मन में कितने क्वेश्चन आए होंगे कि सेल किससे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और प्रोटोप्लाज्म से और माइटोकॉन्ड्रिया से और सेल वॉल से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस से, प्रोटोप्लाज्म से। गलत। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सेल सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनता है, वो है सेल वॉल जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं एनिमल के केस में, प्लांट सेल केस में से बोलते हैं सेल वॉल। और दूसरा, सिर्फ दूसरा, प्रोटोप्लाज्म, नथिंग एल्स। जो इतनी देर से मैं जवाब दे रहा हूँ ना, या फिर कुछ के जवाब होंगे, वो होंगे सेल ऑर्गेनेलिज, नॉट सेल के कंपोनेंट्स। सेल के कंपोनेंट्स होते हैं सेल, मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, द बाउंड्री। अब ये क्या है दोनों, आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी ना। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आए ना कि पुरानी वीडियो नहीं देखी है, मतलब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आए ना कि ये क्या होता है, आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखिए सेल पे, आपको सब समझ में आ जाएगा। अ सेल कंप्राइजेज ऑफ टू मेन स्ट्रक्चर, द बाउंड्री डेवलपिंग एनवेलप लिविंग मटेरियल कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो एक ऐसी बाउंड्री है, डेवलपिंग एनवेलप मतलब कि बाहर से कवर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये है एसी का रिमोट है, और इस एसी के रिमोट के अंदर पूरा सर्किट है, और इसके बाहर जो ये बॉडी लगी हुई है ना, ये इसका एनवेलप है। बस वैसे ही जैसे ये इस माउस का कवर है, इस माउस के अंदर इसका माउस है, लेकिन इस माउस के बाहर जो ये कवरिंग है इसकी रैप पे, ये इसका एनवेलप है पूरा, ये इसकी पैकिंग है, जिससे कि माउस को कुछ ना हो। ठीक है, बस वैसे ही कुछ भी हो, ये अगर मैं कोई भी बॉक्स दिखाऊं, अब मेरे पास एक कैमरा है, ये कैमरे के एनवेलप है, ये पूरा बॉक्स है। बस वैसे ही अगर इसके अंदर का जो सेल है, तो सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर होती है। ठीक है, प्लांट सेल्स में भी होगी, पर प्लांट सेल्स में एक एडिशनल मेम्ब्रेन भी होगी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। द बाउंड्री जो डेवलप करती है ना, एनवेलप्स अराउंड द लिविंग मेम्ब्रेन, लिविंग मटेरियल कोल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीनोलिपिड्स या फिर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, द इंटरनल कोलोइडल लिविंग मटेरियल सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मतलब कोई भी सेल, वो जैसे प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो एक लिविंग मटेरियल होता है कोलोइडल फॉर्म का, जो कि सेल मेम्ब्रेन को अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और क्या होता है, उसी के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी के अंदर सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेक्रेट होते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज द मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेक्रेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, उन दोनों से मिलकर बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो एक ये ग्लास है और इस ग्लास के अंदर पानी है नहीं ग्लास है और उसके अंदर एक पानी है। अब जो अंदर पानी है वो तो है सेल इसके, और ये जो आउटर कवरिंग है ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पूरा का पूरा हो गया सेल। इस पूरे के पूरे को सेल मान लो। ये मेरे हाथ में एक सेल है, और इस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस इंटरनल कवरिंग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल्दी आप कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, एनर्जी के साथ, एक एनर्जी जल्दी की। ठीक है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मैं इतनी वीडियो बना चुका हूँ, आपकी भी अंदर एनर्जी होनी चाहिए। कम ऑन, हम डिस्कस कर रहे हैं। आई एम योर ब्रदर ऑफ कोर्स। आप मुझे कोई भी वीडियो बनाने को कहो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसमें गाइड क्या करूँगा, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। आई एम, ठीक है, प्लीज़ कम ऑन। ठीक है, ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर क्या होगा, सेल वॉल होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप कहोगे कि सेल वॉल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लांट सेल में होती है, बिल्कुल करेक्ट। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा अंदर होगी, सेल वॉल बाहर होगी। ठीक है, एनिमल में होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो ना, मेरी ये उंगली को मैं ऐसे मोड़ सकता हूँ क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है। अगर ये सेल वॉल से बनी होती ना, मैं इसे हिला भी ना पाता। ये जो है प्लास्टिक से बने, मैं इसे तोड़ दूंगा तो टूट जाएगी, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होगी। बस वैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी वजह से प्लांट में होता है। अब देखा आपने, पत्ता मुड़ जाता है, लेकिन अगर हमने पत्ते को हल्का से क्लिक किया वो पत्ता टूट जाएगा। बस वैसे ही होता है सेल वॉल में, सेल वॉल टूट जाएगी। ठीक है, अगर क्लिस्टर क्लियर है तो लाइक बनता है। ठीक है,
सेल क्या बनता है, सेल मेम्ब्रेन से बनता है, प्रोटोप्लाज्म से बनता है। सेल मेम्ब्रेन आगे जाकर लिपिड से बनती है और प्रोटीन से बनती है। ये लिपिड है जिसे हम बोलते हैं लिपिड, बाइलेयर से मिलकर बनती है। इसके बारे में मैं कभी डिस्कस करूँगा इसी में, आगे जाके 1-2 चैप्टर में कवर हो जाएगा। देखो सेल है ना, सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है, प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बनता है। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है, लिपिड बाइलेयर से और प्रोटीन से मिलकर बनती है, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म पे जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसलिए मैं डिस्कस करूँगा किसी एक चैप्टर में साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में और साइटोसोल होता है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन से होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड और एक होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। और ये है साइटोसोल। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन, मतलब कि जिसमें कोई भी चीज़ सेक्रीट होगी, एक्सक्रीट होगी या मेटाबॉलिज्म शो करेगी, ठीक है। जिसमें सेक्रेटरी मटेरियल भी हो सकते हैं। अब एक रूम है आपका, उसमें आप खेल भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, खा भी रहे हो, बस वैसे ही सेल के अंदर कोई चीज़ निकल भी रही है, सेक्रीट हो रही है, कुछ चीज़ एक्सक्रीट टॉक्सिक भी हो रही है और कुछ चीज़ें टूट भी रही है और बन भी रही है, तो मेटाबोलाइट्स, ठीक है, ठीक है। और इसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से हो गए, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स। ध्यान रखना राइबोसोम्स में मैंने स्टार लगा रखा है, मतलब ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। राइबोसोम पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, लाइसोसोम पे सिंगल मेम्ब्रेन, पेरोक्सिसोम्स पे सिंगल मेम्ब्रेन। अगर आपने सेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी देखो, मैं आपको बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। डबल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, इन सब के पास क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और ये देखो हमारा फेवरेट सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस भी होती है, मतलब दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस बोलते हैं। ये होता है हमारा रिजर्व फूड, जो हमारे ये सर्कल्स है ना, ये होता है रिजर्व फूड, इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस। क्लोरोप्लास्ट होता है ये, मैं भी आपको इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल्स में होगी। लाइसोसोम्स, जिसे डाइजेस्टिव बैग्स, सुसाइडल बैग्स सेल बोलते हैं। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना चाहोगे? नहीं। अच्छा, ये देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास ये कुछ लाइसोसोम्स हैं, फिर ये हमारे पास रफ एंड स्मूथ, दूर होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और जो पास होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये होते हैं हमारे पास ये पूरा का पूरा हमारे पास पर्पल कलर का न्यूक्लियस है। ये हमारे पास है, उसके बीच में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोलस, और ये है हमारा सारा न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है। और इसमें हमारे पास प्लास्टिड्स भी हैं, क्लोरोप्लास्ट है ये हमारा, ये है हमारा गोल्जी बॉडीज़, क्लोरोप्लास्ट भी होंगे इसमें। एंड दिस इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करें, अगर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होता। सेंट्रोसोम में एब्सेंट होता है सेल, प्लांट सेल में इसमें प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम मतलब जो सेल डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, वो होते हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रो मतलब सेल डिवीजन रिलेटेड, और जोम्स मतलब बॉडी। वैक्यूल्स मतलब जो स्टोर करते हैं फूड को, वो प्लांट सेल में बहुत लंबे लंबे होते हैं लेकिन कम होते हैं नंबर में, और एनिमल सेल्स बहुत सारे होते हैं वैक्यूल्स उनमें, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं। ट्रू और प्रीडोमिनेंट होते हैं वैक्यूल्स इसमें, और इसमें बहुत स्मॉल और टेम्परेरी होते हैं। सेल डिवीजन इसमें प्लांट सेल्स में होती है सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू, और उसमें होती है साइटोकाइनेसिस बाय कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन। प्लांट सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होते हैं, और एनिमल सेल में रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। प्लांट सेल को स्टार्च मिलता है ना, ग्लूकोज, और एनिमल सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है। अब हम पढ़े टाइप ऑफ सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल होती है एक, और एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल, और एक होती है टर्शियरी सेल वॉल। 3 टाइप की सेल वॉल पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो होगी वो आउटर मोस्ट लेयर होगी, थिन होगी, इलास्टिक होगी, ठीक है। प्राइमरी लेयर होगी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, जो कि बेसिकली सेल को फर्टिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। कंपोज ऑफ सेलुलोज, और ये सेलुलोज से बनी हुई होगी, हेमी सेलुलोज से बनी हुई होगी, पैक्टिन से बनी हुई होगी, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है, थिक होती है, कंपोज होती है और सेल वॉल हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन, क्योंकि इससे सेल को करती है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और सेल को बाहर के आने वाले डिसीजेज से और एजेंट से प्रोटेक्ट करती है। टर्शियरी सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म के ट्रैकीड्स में प्रेजेंट होती है। मेड ऑफ हेमी सेलुलोज प्लस जाइलम,
और ये हेमिसेलुलोज और जाइलम से मिलकर बनी हुई होती है। जिन्होंने 10th क्लास में एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा या फिर प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म, उन्हें पता होगा ट्रैकिड्स मतलब जाइलम वेसल्स बोलते हैं, मेड ऑफ हेमिसेलुलोज प्लस जाइलम। ये जाइलम और हेमिसेलुलोज के मटेरियल से बनी हुई होती है। फंक्शन इनका क्या होता है, ये एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट्स को जिनको बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है, जो फ्रूटलेस प्लांट होते हैं, जिन पर फ्रूट्स नहीं आते, कांटे होते हैं ना जिन पे, वो। मिडल लैमेला की अगर हम बात करें तो मिडल लैमेला की ऐसी लेयर होती है मेम्ब्रेन की जो दो सेल्स को कनेक्ट करती है, जो नेबरिंग होते हैं ना, जैसे हम पड़ोसी हैं, अब मैं हूँ और मेरा कोई पड़ोसी होगा, तो हम दोनों के जो घर होंगे उनके बीच में एक दीवार होगी ना, बिल्कुल दो दीवारें तो नहीं होंगी, एक ही दीवार होगी, तो उस एक दीवार को हम बोलते हैं मिडल लैमेला। उस मिडल लैमेला इट्स अ कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करें, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स मतलब वो किस चीज़ से बने, उसका क्या कंपोजिशन है, उसके क्या रूप हैं, वो किस चीज़ से बने। तो सेल वॉल किस से बन सकती है, सेलुलोज की बन सकती है, माइक्रोफिब्रिल्स की बन सकती है, मैक्रोफिब्रिल्स की बन सकती है। ये अरेंज होते हैं एक लेयर में टू फॉर्म स्केलेटन ऑफ सेल वॉल। ये स्केलेटन का एक सेल वॉल का एक पूरा ढांचा बनाने में हेल्प करती है। इन बिटवीन दीज लेयर्स अदर सब्सटेंसेस लाइक पैक्टिन हेमिसेलुलोज में भी प्रेजेंट। ठीक है, इसमें पैक्टिन और हेमिसेलुलोज में भी प्रेजेंट, जो उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। प्लांट गोल्गी बॉडीज लाइक डिक्टोजोम्स, जब प्लांट की गोल्गी बॉडीज होती हैं जिसे हम डिक्टोजोम भी बोलते हैं, सिंथेसिस करती है सेल वॉल की मटेरियल की, जैसे कि सेलुलोज को बना दिया, हेमिसेलुलोज को बना दिया, पैक्टिन को बना दिया, लिग्निन को बना दिया, और फॉस्फोग्लिसरेट्स को बना दिया, फॉस्फोग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, इन सब की फॉर्मेशन करके वो प्लाज्मा जो सेल वॉल होती है उसकी फॉर्मेशन करती हैं। स्फेरोजोम्स की अगर हम बात करें तो ये लिपिड नेचर के होते हैं, जो कि क्यूटिन और सुब्रिन बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि प्लांट के सेल वॉल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर हम देखें प्लांट्स के जो डेजर्ट में होते हैं, कैक्टस होते हैं कांटेदार, वो उनकी जो सुब्रिन और क्यूटिन होता है ना, उनमें प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे ठीक है, जो बहुत लकड़ियों में प्रेजेंट भी होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करें, देयर आर टू मेथड्स, एक होता है इंटरसेप्शन और एक होता है एपोजिशन। दो तरह के मेथड होते हैं जिससे सेल वॉल बन सकती हैं, एक है इंटरसेप्शन और एक है एपोजिशन। इंटरसेप्शन क्या होता है, इंटरसेप्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें ग्रेन बाय ग्रेन, एक एक दाने 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 करके क्या बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, एक एक दाने दाने करके सेल वॉल बनता है। पहले एक एक दाना दाना जोड़ेंगे, फिर उसके बाद एक पूरी लेयर बनेगी, फिर उसके बाद इंटरसेप्शन होती है, मतलब कि प्राइमरी सेल वॉल ऐसी बनती है, एक एक दाना सेक्रेट होगा गोल्जी बॉडी से, एक एक दाना आ रहा है, एक एक दाना, ये देखो एक एक दाना बनेगा, 1 2 3 4 5 और ऐसे करके पूरा पूरा क्या बनेगा, सेल बनेगा। लेकिन एक होता है एपोजिशन, इंटरसेप्शन जो है वो प्राइमरी सेल वॉल में मिलती है और सेकेंडरी सेल वॉल में मिलती है। जो एपोजिशन होती है ना, उसमें ना एक पूरी लेयर जुड़ेगी, एक पूरी लेयर। अब देखो ये सेकेंडरी तो होगी, एक दाना दाना करके जुड़ेगी, अब क्या, अब आप इसके ऊपर रैप करोगे स्टेनलेस स्टील को या फिर किसी पर्टिकुलर कोटिंग को रैप करोगे, है ना। अब ये देखो ना, एक गत्ता तो हो गया, अब इस गत्ते के ऊपर आपने ये लोगो वगैरह तो लगाने हैं, इस लोगो को कैसे लगाओगे, इस लोगो को हम सेकेंडरी एपोजिशन से लगाएंगे। एपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ लेयर्स, मतलब इसमें पूरी की पूरी लेयर बनती है, एक साथ पूरी की पूरी लेयर बनेगी और फिर उसके ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल है बेस्ट सेकेंडरी एंड टर्शरी सेल वॉल। सेकेंडरी में इंटरसेप्शन भी होगी और एपोजिशन भी होगी, ठीक है। टर्शरी में एपोजिशन होगी, प्राइमरी में सिर्फ इंटरसेप्शन होगी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल वॉल ग्रो कैसे करती है, सेल वॉल इतनी हार्ड होती है तो ग्रो कैसे करेगी। स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंसिन। एक्सपेंसिन नाम का एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि पुरानी सेल वॉल लेयर को निकालता रहता है और नई सेल वॉल लेयर को चढ़ाता रहता है। होता है ना कि हम अगर एक पेंट खराब हो गया तो हमें नई पेंट कराते हैं, हम नया पेंट करवाते हैं घर में, बस वैसे ही होता है कि जैसे ये एक्सपेंसिन होता है, वो पुराना का पुराना जितना मटेरियल वो सारा निकाल देगा और नया मटेरियल सारा चढ़ा देगा, जिसे हम सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर जिसे हम एक्सपेंसिन बोलते हैं। लूजनिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जितना भी सेल वॉल का मटेरियल है उसे लूज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इजीली निकल जाएगा सारा का सारा फ्लेक्सिबल होके, और बाद में जो बचेगा वो नया मटेरियल चढ़ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। अब प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल डिस्पर्स। अगर हम सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल की बात करें तो जो सेलुलर माइक्रोफिब्रिल होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं। मैंने क्या बात की इंटरसेप्शन में कि वो दाने दाने से बनेगी, तो फ्लेक्सिबल होगी, और फ्लेक्सिबल बनने की वजह से क्या होगा, वो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स जो होंगे वो भरे हुए होंगे, डिस्पर्स होंगे। जैसे हमने रेलवे स्टेशन में देखा होगा ना, लोग भरे हुए होते हैं, बस वैसे ही हर जगह भरे हुए होंगे वो, ठीक है।
लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होगा, पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब 1 2 3 4 एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ठीक है। हेमिसेलुलोस मोर होता है प्राइमरी सेल वॉल में जो हेमिसेलुलोस होता है वो 50% होता है मोर, और जो सेकेंडरी में होता है वो 25% होता है, क्योंकि सेकेंडरी में तो आगे जाकर और भी सब्सटेंस जुड़ जाते हैं ना उनके साथ, है ना, और भी जैसे पेक्टिन हो गया, सेलुलोस हो गया, तो वो भी जुड़ जाते हैं, तो हेमिसेलुलोस उसमें कम लगता है। लिपिड की अगर हम बात करें, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल में जो सुब्रिन है, क्यूटिन है, इन सब की डिपोजिशन ज़्यादा होती है ताकि उनको हार्ड बना सकें, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल कभी भी हार्ड नहीं बनेगी, ताकि जो अंदर के सब्सटेंसेस और बाहर के सब्सटेंसेस हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता रहे। लिपिड की अगर हम बात करें, लिपिड और प्रोटीन प्राइमरी में ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में कम होगा, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चाहिए होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राइमरी सेल वॉल में होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लिपिड और प्रोटीन प्लाज्मा प्राइमरी में ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में कम होगा या एब्सेंट ही होगा। प्रोसेस की अगर हम बात करें, प्राइमरी सेल वॉल जिससे बनेगी वो है इंट्रोसिसेप्शन, और सेकेंडरी जिससे बनेगी वो है इंट्रोसिसेप्शन और एपोजिशन। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इस वीडियो को बीच में पॉज करके भी अपने नोट्स बना सकते हैं, और अलग से नोट्स नहीं मैं दे पाऊँगा, वरना मुझे PDF डाउनलोड करके करनी पड़ेगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको नोट्स दे दूँ, मैं आपको नोट्स देने की पूरी कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ आप वीडियो को बीच में पॉज करके अपना नोट्स ले सकते हैं। जो इस फील्ड में अभी नए आए हैं, जो इस फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये BSc बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स हैं, आप ले सकते हैं इससे, वरना आप अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि मैं इससे कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं दूसरे से कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोसेस की अगर हम बात करें, मैंने बोल दिया, नेचर में करें तो यूनिवर्सल होता है, प्राइमरी तो हर एक में प्रेजेंट होगी, A to Z जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे, उनमें सब में होगी। लेकिन अगर हम बात करें ये सेकेंडरी सेल वॉल की, तो उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एब्सेंट होगी सेकेंडरी सेल वॉल, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। जिनमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनमें एब्सेंट होगी, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं, और डिवाइडिंग के लिए उनको ना एक ओपन स्पेस चाहिए होती है। बट अगर उनको गलती से भी सेकेंडरी सेल वॉल ने घेर लिया, तो फिर उससे क्या होगा कि जो सेल है ना वो ठीक से रैपिडली डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और वो एक ही जगह पे वो हो जाएंगे, अटक जाएंगे, एक ही जगह पे एडेसिव होके एक ही जगह पे उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, और फिर उसका मेरिस्टेमेटिक होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए वो उस पर एब्सेंट होते हैं, तभी मेरिस्टेमेटिक रीजन पे जो ग्रोथ होती है सेल की वो बहुत ज़्यादा होती है। अब हम स्पेशलाइजेशन की बात करें, सेल वॉल पे हम कितने डिपोजिशंस कर सकते हैं। सेल वॉल को अब आपने एक ये तो लगा दिया, आपने पेंट करवा दिया, अब पेंट के ऊपर आप कितनी लेयर्स चढ़वा सकते हो ताकि आपका पेंट जल्दी ख़राब ना हो, बस वैसे ही सेल वॉल के ऊपर है, आप कितनी डिपोजिशंस करवा सकते हो सेल वॉल के ऊपर ताकि सेल वॉल हार्ड से हार्ड बन सके, वो डिपेंड करती है। एक है स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल वॉल। लिग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन द वॉल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकिड्स। अगर हम बात करें लिग्निफिकेशन की, लिग्निन की डिपोजिशन होती है स्क्लेरेन्काइमा पे, वेसल्स पे और ट्रैकिड्स पे। अगर हम बात करें सुबराइजेशन की, तो डिपोजिशन होती है सुब्रिन की ऑन द वॉल्स ऑफ कॉर्क एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब आप कहोगे सुब्रिन क्या है? सुब्रिन एक हार्ड मटेरियल है जो कि बेसिकली कॉर्क और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में होता है, एंडोडर्मल सेल्स में, मिडल लैमेला में, जो कि बेसिकली क्या करता है, उनकी जो कॉम्बिनेशन होता है उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। और ये क्या होते हैं, ज़्यादातर वाटर टाइट और एयर टाइट मटेरियल बनाने में यूज़ होता है। तभी हम जब इसे यूज़ करते हैं तो इनकी जो सेल होती है उसकी जल्दी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो होगा नहीं, और जिसकी वजह से प्लांट को ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो डेड हो जाएगा। क्यूटिनाइजेशन की अगर हम बात करें, डिपॉजिट हो जाता है क्यूटिन को, और वो भी लीफ एपिडर्मिस में होता है, मोस्टली लीव्स पे होता है, एपिडर्मिस पे। और जो होता है ये रिजल्ट इन द सेम, यानी कि ये भी एयर टाइट और वाटर टाइट मटेरियल्स बनाने में यूज़ होते हैं, जिसमें सेल की जल्दी डेथ हो जाती है। ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, मैंने हमने वही बात की, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा, उसमें एब्सेंट होगा, या फिर नहीं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसमें एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसमें न्यूक्लियस होगा जो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो डबल मेम्ब्रेन के साथ होगा। इसमें जो प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल होगा वो RNA होगा, और जो सेल वॉल है, जो इसमें यूकैरियोटिक सेल है उसमें DNA होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, और इसमें मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जो सेल ऑर्गेनल वो राइबोसोम होंगे वो 70S होंगे, और जो यूकैरियोट्स में होंगे उनमें से 80S होंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मीन्स पे होगी, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन्स दोनों पे होगी। प्रोकैरियोटिक एग्जांपल है आर्कियोबैक्टीरिया और प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोटिक एग्जांपल है आर्कियोबैक्टीरिया और किंगडम मोनेरा में जितने भी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया।
लेकिन अगर हम बात करें यूकारियोटिक सेल्स की, उसमें आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं एनिमल सेल में? दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, प्लाज्मा सेल में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस जो होगा डबल मेम्ब्रेन होगा विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर प्लाज्मा में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। वही सब है इसमें। प्लांट सेल में भी यही सब होगा, न्यूक्लियर प्लाज्मा न्यूक्लियर में डबल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। एनिमल सेल में वैक्यूल्स होंगे छोटे छोटे होंगे और ज़्यादा नंबर में होंगे, लेकिन कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं। प्लांट सेल में जो होंगे प्रेजेंट होंगे, जो एनिमल सेल होंगे उनमें प्लास्टिड जो है एब्सेंट होंगे। प्लांट सेल जो होंगे उनमें प्लास्टिड बड़े बड़े होंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और उनके वेरियस थ्योरीज़ की और उसकी वेरियस केमिकल कंपोजिशन की और उसके पैसेज की, कि वो क्या पैसेज फॉलो करती है। जैसे कि आप सबने पढ़ा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एनी लिविंग सेल मेकिंग एनवेलप अराउंड लिविंग मटेरियल। इट इज बाइपोलर इन नेचर कंप्राइजिंग हाइड्रोफिलिक आउटर लेयर एंड हाइड्रोफोबिक इंटीरियर लेयर विद इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो होगी लिपिड बाइलेयर से बनती है। एक सैंडविच जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, जो दोनों तरफ होगी लिपिड बाइलेयर और उसके बीच में होंगे प्रोटीन्स। ठीक है, जो उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। इसकी जो लिपिड बाइलेयर होती है वो बाइपोलर इन नेचर होती है, कंप्राइजिंग हाइड्रोफिलिक आउटर लेयर और हाइड्रोफोबिक इंटीरियर लेयर। हाइड्रोफोबिक इंटीरियर होती है मतलब पानी के बाहर रहती है। जो हाइड्रोफोबिक होगी वो टेल होगी और जो हाइड्रोफिलिक होगी वो हेड होगा। ठीक है, विद इन द मेम्ब्रेन। बिफोर डिस्कवरी ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट वॉज सपोज टू बी अ सिंगल मेम्ब्रेन। पहले क्या लगता था, जब लाइट माइक्रोस्कोप नहीं डिस्कवर हुआ था और माइक्रोस्कोप डिस्कवरी नहीं हुए थे, तब क्या लगता था कि एक सिंगल मेम्ब्रेन है जो कि बेसिकली क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर डिफरेंट हाइपोथेसिस बना दी गई। ठीक है, इसके हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। इस पेज पे आते हैं, पहले हम राइट साइड वाले पेज पे। क्यूटिकुलराइजेशन, हमने पहले इसके डिपोजिशन में ये पढ़ना था। क्यूटिकुलराइजेशन मतलब जो क्यूटिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्यूटिन मतलब जब क्यूटिन डिपोजिशन हो जाती है तो उस पर कांटे बनने शुरू हो जाते हैं क्यूटिन एपिडर्मिस पे। इसकी वजह से क्यूटिकल्स बन जाते हैं, जैसे हमने देखा हो कांटे बन जाते हैं, क्यूटिकुलराइजेशन हो जाती है उससे। ठीक है, म्यूसिलेज डिपोजिशन, जो हाइड्रोफाइट्स में हम देखते हैं ना कि हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो बहुत चिपचिपे होंगे, उस पर क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जिससे कि वो पोलन्स को कैच करने में मदद करता है। जैसे कि एग्जांपल है वेलिसनेरिया, जिसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। डिपोजिशन ऑफ सिलिका बोलते हैं। अकर इन लीव्स ऑफ ग्रासेस, डाइएटम्स, राइस जिसे हम ग्रासेस बोलते हैं, और इक्विसेटम। हार्डनेस ऑर्डर होता है, सुब्रिन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, फिर लिग्निन होता है, फिर क्यूटिन होता है, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट यानी कि मिडल लैमेला होते हैं। पिट्स भी बन जाते हैं जनरली पेयर्स में। पिट्स भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है सिंपल पिट्स, एक होती है बॉर्डर पिट्स। सिंपल पिट्स होंगी जो एक के पूरे रो में होगी, एक रो में होती है ना, उसे बोलते हैं सिंपल पिट्स। जब डायमीटर क्या होता है पिट्स का यूनिफॉर्म होता है, उसे बोलते हैं सिंपल पिट्स। बॉर्डर पिट्स क्या होती हैं, जो एक के बाद एक बढ़ती रहती है, एक छोटी है, फिर एक उससे भी बड़ी है, फिर एक उससे भी बड़ी है, फिर एक उससे भी बड़ी है, ऐसे बड़ी है, छोटी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है जिनकी, वो होती है बॉर्डर पिट्स। और व्हेन सुब्रिन गेट डिपॉजिट ऑन द कैविटी, बॉर्डर पिट्स की कैविटी में जब सुब्रिन डिपॉजिट होने लग जाता है वो टोरस बनाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनामिक और फ्लूइड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर काफ़ी सारी थ्योरी बनाई गई। एक थ्योरी आई थी लिपोइडल थ्योरी, जिसे दिया था ओवरटन ने 1902 में, जिसे आप कर सकते हो ओवरटन, टन मीन्स T for टन, T for 2 मीन्स 1902। इसे हम लिपिड सोल्यूबल लाइक बोल सकते हैं, जिसमें बोलते हैं लाइक सोल्यू डिजोल्व लाइक, जिसमें ओवरटन ने थ्योरी दी थी। इसमें उन्होंने बोला था कि लिपिड बाइलेयर जो है वो उसी को सपोर्ट करेगी जो होगा। जैसे जनरली हम कहते हैं ना कि जो मैं जिसे मैं चाहूँगा वही मेरे घर में आएगा और जो मैं नहीं चाहूँगा वो मेरे घर के बाहर ही आएगा। बस वैसे ही होता है कि बचपन में होता था कि अगर ये मेरा दुश्मन है ये मेरे घर में नहीं आएगा, ये मेरा दोस्त है वो मेरे घर में आएगा, तो बोलते थे ना। तो उससे होता था क्या कि अब इसमें भी यही बोलने लगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि मैं जिसे चाहूँगी वही अंदर आएगा। तो उससे होता क्या था, जो लिपिडियस नेचर का होता था और जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता था वो अंदर आता था, और जो लिपिडियस नेचर का नहीं होता था और जो लिपिडियस नेचर का नहीं था वो बाहर आता था, यानी कि अंदर नहीं आ सकता था।
सेकंड थ्योरी थी डैवसन एंड डैनियल की मॉडल की, जिसे बोला गया था ट्राई लैमिनर थ्योरी या सैंडविच थ्योरी, जिसमें बताया गया था कि जो ये मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर दो सैंडविच की जैसी है, दो ब्रेड जो है वो लिपिड बाइलेयर है, और जो प्रोटीन्स है वो उसके अंदर ऐसे डिग्ड हैं, वो उसके अंदर ऐसे खुदे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देख रहे हो आप, ये देखो, ये दो सैंडविच है, ब्रेड है, और इसके बीच में जो ये हैं वो क्या है, वो प्रोटीन्स हैं, जिसके अंदर पोटैटो हैं, वो प्रोटीन्स हैं। यूनियन मेम्ब्रेन मॉडल अगर हम कहें बाय डैनियल एंड डैवसन की, ये एक मॉडिफिकेशन थी जिसे आगे जाके डेवलप किया गया, और इसे बोला गया ऐसे, इसे बोला गया अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे कि बोल दिया ना, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय जेडी रॉबर्टसन। जेडी रॉबर्टसन ने क्या किया, डैनियल एंड डैवसन के जो सैंडविच मॉडल था उसे क्या किया, उसे मॉडिफाई कर दिया, और उससे बन गई जेडी रॉबर्टसन थ्योरी इन 1959, जिसमें बोला गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक बायपोलर मॉडल है, जिसे हम लिपिड बाइलेयर कह सकते हैं, विद सरफेस ऑफ प्रोटीन्स। इट कंप्राइजेज टू प्रोटीन लेयर, जिसे हम बोलते हैं आउटर एंड इनर। इसने गलती से उल्टा बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि जो दो लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है। मैं ध्यान से बोल रहा हूँ आपको, ये उल्टा था, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये उल्टा बोला गया था गलती से, जिसकी वजह से उन्होंने बोल दिया था कि जो दो लेयर है ना वो प्रोटीन्स की है, और जो अंदर एक लेयर है वो है लिपिड्स की। दो बाहर की लेयर है वो प्रोटीन्स की है, और जो अंदर की है वो लिपिड की है। ये गलत था, इसमें बोला गया था रॉबर्टसन ने गलती से कि जो टू प्रोटीन लेयर्स है ना वो बाहर है, और बीच में एक लिपिड बाइलेयर है, जिसमें टू प्रोटीन लेयर्स हैं 20 एंगस्ट्रॉम ईच, यानी कि 40 एंगस्ट्रॉम, और जो अंदर की लिपिड बाइलेयर है वो है 45 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देयरफॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिक लेयर ऑफ 75 एंगस्ट्रॉम, ऐसे बोल दिया। लेकिन बाद में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया, जो कि आज भी टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल मॉडल है, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, जिसमें बोला गया कि रॉबर्टसन जो थे उन्होंने उल्टा बोल दिया था। जो दो लेयर होती है वो लिपिड बाइलेयर की होती है, और जो बीच की लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है, जिसमें उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू देम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर विद सरफेस पेरिफेरल कंप्राइजिंग 75 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। द लिपिड बाइलेयर इनएक्टिवेटेड बाय इंटीग्रल प्रोटीन फॉर्मिंग गेटेड आयन चैनल्स, वो गेटेड आयन चैनल्स फॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स के अंदर बाहर से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो प्रोटीन से आएगा, और अगर सिंपल होगा तो लिपिड से आएगा। एंड हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट बाय एसेंशियल वाइटल मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ हम आगे अब इसे एलैबोरेट करते हैं। अगर प्रोटीन केम फर्स्ट तो पेरिफेरल, और अगर प्रोटीन केम इन लास्ट तो इंटीग्रल। मैं अभी आपको समझाता हूँ ये क्या है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था 1972 में, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो प्रोटीन, जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें उन्होंने बताया था कि जो प्रोटीन्स हैं वो आइसबर्ग की तरह हैं, और जो लिपिड्स हैं वो एक सी की तरह है। मतलब लिपिड्स जो हैं वो एक बहुत बड़े समुद्र की तरह है, और जो प्रोटीन्स हैं वो एक बहुत बड़े आइसबर्ग की तरह है, ग्लेशियर की तरह है, जो बेसिकली क्या है उसके अंदर गड़े हुए हैं। बाय सिंगर एंड निकोलसन, इन दिस मॉडल मेम्ब्रेन्स आर एम्बेडेड as quasi fluid model in the proteins are inserted by the layers of two phospholipids। दो फॉस्फोलिपिड की लेयर्स है, ठीक है, दो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है, और उससे क्या है उसके अंदर ना जो प्रोटीन्स है वो गड़े हुए हैं, इंसर्टेड हैं। इट डिस्क्राइब्स बोथ मोज़ेक प्रोटीन अरेंजमेंट्स एम्बेडेड थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर एज वेल एज द फ्लूइड मूवमेंट ऑफ लिपिड प्रोटीन अलाइक। सिंपल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक मीन्स अरेंजमेंट, फ्लूइड मीन्स फ्लूइडिटी, यानी कि जो लिपिड मॉडल होते हैं वो ऐसे 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 अपने मूवमेंट्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो अपने मूवमेंट्स करते रहते हैं ना, उसकी वजह से जैसे लिफ्ट खुलती है ना, बस वैसे ही उन्होंने अपने ना जो जब भी कोई अगर लाइक आ रहा हो, लाइक मतलब जो बिल्कुल नोन हो, जो बिल्कुल उनके जो कंपैटिबिलिटी को मैच कर रहा हो, वो ऐसे खुल जाते हैं, रिवॉल्व हो के ऐसे 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 रोटेट हो के खुल जाते हैं, और उसे अंदर आने देते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर उसे प्रोटीन आयन चैनल से आना पड़ेगा, ठीक है। और मोज़ेक मीन्स अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट जो लिपिड और प्रोटीन्स की अरेंजमेंट होती है, जिसमें प्रोटीन अंदर गड़े हुए होते हैं और लिपिड बाइलेयर होती है। ऐसे केमिकल कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एक होते हैं उसमें प्रोटीन्स जैसे कि हमने पढ़ा, लिपिड्स, एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लिपिड बाइलेयर होती है कनेक्टेड ऑफ टू लीफलेट्स ऑफ एम्फीपैथिक लीफलेट मॉलिक्यूल्स। पोलर हेड ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, जो कि इंट्रा और एक्स्ट्रा भी होते हैं। एक्वस फेज, पोलर हेड ग्रुप मतलब जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जो पानी के बाहर होता है। ये जो पोलर, जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो पानी के अंदर होती है। मुझे पता है हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरती है, लेकिन उसे जानबूझ के पानी के अंदर डुबोते हैं ताकि उसका डर निकल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन होते हैं,
एक होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसमें हम बात कर रहे हैं, और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द डायनेमिक प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय द मेम्ब्रेन। इंटीग्रल प्रोटीन्स लाइक इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, हेल्ड टाइटली इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होते हैं जो हेल्ड टाइटली, जो उसके अंदर गड़े हुए होते हैं, इंसर्ट होते हैं। दे आर मोस्टली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैविंग नो पोलर अमीनो एसिड रेजिड्यूज विद हाइड्रोफोबिक साइड चेन दैट इंटरेक्ट्स विद फैटी एसिड ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। आप सिर्फ इतना समझो कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ना, ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब जो मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ट्रांस मीन्स जो मेम्ब्रेन के अंदर गड़े हुए होते हैं प्रोटीन्स हैविंग नॉन पोलर अमीनो एसिड रेजिड्यूज, उनके पास नॉन पोलर अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक साइड चेन से बने हुए होते हैं। मतलब कि आपको मैंने बताया ना अभी, ये देखो साइड में आ जाओ, ये हाइड्रोफोबिक साइड चेन से कनेक्टेड होते हैं दैट इंटरेक्ट विद फैटी एसिड ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो अंदर हाइड्रोफोबिक टेल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अंदर की साइड होते हैं ना गड़े हुए, और जो टेल होती है वो भी अंदर की तरफ होती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड प्राइमरीली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं, आयनिक बैलेंस के साथ इंटरेक्शंस। दे आर यूजुअली बाउंड टू मेम्ब्रेन इनडायरेक्टली बाय इंटीग्रल प्रोटीन इंटरेक्शंस और डायरेक्टली बाय इंटीग्रल विद पोलर हेड ऑफ लिपिड ग्रुप। सिंपल मान लो आप कि ये ना बाहर की तरफ होते हैं, इनकी जो टेल का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती, और ये मोस्टली किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? डायरेक्टली विद पोलर हेड ग्रुप। ये पोलर हेड के साथ करते हैं। पेरिफेरल जो होते हैं वो हेड के साथ करते हैं, और जो मेम्ब्रेन इंटीग्रल होते हैं ना वो टेल के साथ करते हैं। सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक आता है लेकिन 2 या 4 मार्क्स में आता है। फॉस्फोलिपिड्स के 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और एक होते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। 2 तरह के हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं यहाँ पे, एक होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और एक होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स वो होते हैं दैट आर ड्राइव फ्रॉम द ग्लिसरोल, जिससे नाम में ही है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ऐसे फॉस्फोलिपिड जो ग्लिसरोल से ड्राइव होते हैं, जैसे हम फॉस्फोग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो अमीनो एल्कोहल कॉल्ड स्फिंगोसिन से होते हैं ड्राइव। मतलब ये एक अमीनो एल्कोहल होता है, अमीनो एसिड एल्कोहल, जो कि बेसिकली स्फिंगोसिन होता है, जिसे हम डेरिवेटिव की फॉर्म में यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ग्लिसरोल। अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर की मूवमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक होती है रोटेशनल, जो अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं। एक होती है लेटरल, जो अपने दूसरे साइड वाले से ऐसे लेटरल रोटेट कर रहे होते हैं। और एक होते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे होते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर की अगर हम बात करें तो इसे हम फ्लिप मूवमेंट से भी या फ्लिप एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है फ्लोरेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग। फ्लोरेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि जब उसे ब्लीच करते हैं हम, ब्लीच मूव्स टू अनब्लीच रीजन, कि जो अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल को, अगर हमारे ऊपर स्टेन लग जाए, कपड़े पे स्टेन लग जाए, तो हम जब उसे ब्लीच करते हैं तो वो जो ब्लीच रीजन है वो अनब्लीच रीजन पे जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जो गंदा होता है ना, वो जो मतलब साफ़ होता है, वो गंदे रीजन पे जाता है ताकि उसे साफ़ कर सके। बस वैसे ही होता है, इसमें मूवमेंट होती है कि जहाँ पे भी इंजरी हो या कुछ हो तो वहाँ पे सेल्स जाते हैं टू रिकवर द इंजरी। फैक्टर्स की अगर हम बात करें जो फ्लूइडिटी को अफेक्ट करें, होती है टेम्परेचर, जो फ्लूइडिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। एक होती है चेन लेंथ, जिन्हें वो चेन लीनियर है कि ब्रांच्ड है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट, की डिग्री जो है वो अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है। उन पे जो फैटी एसिड ग्रुप है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें एंटी फ्रीजिंग एजेंट की, तो प्रिवेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम फ्रीजिंग। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा एंटी फ्रीजिंग एजेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जमने नहीं देता। अब हमारे अंदर हिपैरिन भी एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है जो कोलेस्ट्रॉल को एक्टिव रखता है, और हमारे जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, फ्रीज नहीं होती ज़्यादा टेम्परेचर में। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट टॉपिक है, पर है 3 पेजेस का। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें मैंने शुरू के पेज पे नहीं दिखाया। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से हो सकता है, तो आप कहोगे कि 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू, और एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स के थ्रू। एक होता है लिपिड्स के थ्रू और एक होता है प्रोटीन्स के थ्रू। बिल्कुल सही बात है। तो जो लिपिड्स के थ्रू होता है उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जो हमारा प्रोटीन्स के थ्रू होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें किसी भी एटीपी एनर्जी या मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आप जा रहे हो और आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड खुद दरवाजा खोल रहा है,
ठीक है, तो उसमें आपको किसी भी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट एक होता है कि आप जा रहे हो और आपको हर दरवाज़ा खुद खोलना पड़ रहा है, तो वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ी। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, डेट अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल कि आप झूले लिए ना आपने, वो ऐसा स्विंग लिया होगा, मैंने आपको धक्का मार दिया और आपको नीचे गिरने में कोई भी मेहनत नहीं लगी, तो वो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक हो गया कि आपको ऊपर चढ़ने में बहुत मेहनत लग रही है, तो वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। वो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस धक्का मार दिया जाएगा, जो होगा फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। ऐसा होगा कि फिर बाद में जो होगा फिर वही देखेगा जो गिर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन। ड्यूरिंग द सिंपल डिफ्यूजन अ मॉलिक्यूल सिंपली इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर डिफ्यूजेज अलोंग इट, नो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपली वो लिपिड बाइलेयर के थ्रू जाता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डिटरमाइंड सिंपली बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है ना मॉलिक्यूल्स की, बाहर कितने हैं और अंदर कितने हैं, उसके बेस पर डिसाइड होता है कि उसकी जो मूवमेंट होगी वो कहाँ होगी, इनसाइड से आउटसाइड होगी या आउटसाइड से इनसाइड होगी, डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लो कि अंदर 3 लोग खड़े हैं और बाहर अंदर 3 लोग खड़े हैं और बाहर 2 लोग खड़े हैं, तो पहले 3 लोग निकलेंगे ना, बस वैसे ही अगर बाहर 3 है और अंदर 2 हैं तो बाहर से अंदर की तरफ होएगी, अगर अंदर 3 है और बाहर 2 हैं तो अंदर से बाहर की तरफ होएगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, इन्वॉल्व्स द सोल्यूट मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, बट द पैसेज इज मीडिएटेड बाय द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, बट इसमें जो पैसेज होगा वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू होगा। मैं इसमें आपको एक जनरल वो भी दे दूंगा, आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, उसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है इसका, मैं आपको इसका फ्लो चार्ट दे दूंगा, जिसमें आपको डिसाइड रिएक्ट मतलब आप इसमें ट्रांसपोर्ट देखोगे तो 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर हम पैसिव में देखें तो 2 तरह की डिफ्यूजन होती है, एक होती है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन होगी वो लिपिड्स के थ्रू होगी, जो फैसिलिटेटेड मैं आपको एक टेबल दे दूंगा, आपको ग्राफ फ्लो चार्ट दे दूंगा मैं आपको, मैं अभी फ्लो चार्ट से पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत आसान लग रहा है, आप ये फ्लो चार्ट से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव 2 तरह के होते हैं, 2 डिफ्यूजन से होते हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन जो लिपिड बाइलेयर से होता है, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन के थ्रू होता है। कैरियर प्रोटीन मतलब आपने देखा होगा ना, कभी ई कार चल रही होती है या रिक्शा चल रही होती है, वो क्या कर रही होती है, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, लेकिन फिर आपको दूसरी जगह से एक जगह ही लेके जाएगी, एक ही जगह मूवमेंट होगी इसकी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मतलब एक टाइम पे एक ही जगह लेके जाएगी ना, तो उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अलोंग द कैरियर प्रोटीन्स, जिसमें कैरियर प्रोटीन आपको यूनिट डायरेक्शनल फॉर्म में लेके जाएगी। जैसे कि ये देखो कैरियर प्रोटीन्स, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टर्स, CD मतलब कोल्ड ट्रांसपोर्टर्स और परमिएजेस, दे नॉन कोवेलेंटली बाइंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, दे आर नॉन कोवेलेंटली बाइंडिंग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे नॉन कोवेलेंटली बाइंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक साइड ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, एक साइड ट्रांसपोर्ट करके कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेके आ जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लूट जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, या फिर क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन एक्सचेंज जिसे हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट क्लोरीन आयन एक्सचेंज। अब अगर हम बात करें चैनल प्रोटीन्स की, तो आपने टीवी देखा होगा, टीवी के थ्रू या फिर हमने डोरेमोन में देखा होगा कि एनीवेयर डोर होता है, तो हम उसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बस वैसे ही होता है कि चैनल से डोरेमोन याद रख लो, डोरेमोन से एनीवेयर डोर याद रख लो, तो जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। टीवी मतलब टीवी को एक पोर समझ लो, और एक पोर्स के अंदर से हम जा सकते हैं, फ्री डिफ्यूजन होती है, एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आयन चैनल होता है फॉर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें 2 तरह के चैनल्स होते हैं, एक होते हैं आपके पास आयनोफेयर मतलब आयन चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स और लाइगेंड गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू होते हैं, कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। और एक होते हैं लिगैंड गेटेड चैनल्स जो लिगैंड बाइंडिंग से होते हैं, लिगैंड से बाइंड हुए और अब लिगैंड जहाँ जाएगा वो भी वहीं जाएगा। ठीक है, अब आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, आप थोड़ा ना लेके जा सकते हो उन्हें, जब आप छोटे थे आप अपनी फैमिली के साथ जाते थे ना, तो फैमिली के साथ जा रहे हो तो अब ये थोड़ा कहते थे कि शिमला का प्लान बना तो चलो अमेरिका चलते हैं, फैमिली जहाँ जाएगी वहीं जाना पड़ेगा ना आपको। बस वैसे ही होता है कि लिगेंड जहाँ जाएगा वहाँ पे भी आपको जाना पड़ेगा। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं चैनल प्रोटीन्स, आयनोस्फोर और एक्वापोरेंस। आयनोस्फोर क्या होते हैं,
आइनोस्फोर पहले हम एक्वापोरेंस डिस्कस कर लेते हैं। टू फैसिलिटेट वाटर फ्लो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्वापोरेंस, एक्वा मतलब पानी और पोरेंस मतलब पोर्स। हमारी बॉडी के अंदर में पानी को अगर कहीं से कहीं जाना होता है तो हमारी बॉडी में पोर्स बने हुए हैं ना, बस वैसे ही टू फैसिलिटेट वाटर फ्लोज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल, किडनी हैव एक्वापोरिन AQP2 that works in the presence of ADH, that is anti-diuretic hormone, in which जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो टारगेट करता है एक्वापोरेंस को कि उन्हें कहाँ जाने। फिर जो एक्वापोरेंस है वो वहीं चले जाते हैं और वहाँ पे एक पोर बना देते हैं, और पोर्स बनाने की वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो वाटर को उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वाटर की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। जैसे कि हमारी यूरिन है उसको डाइल्यूट करना हो तो ADH रिलीज होता है ना हार्मोन, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप इतना समझो कि एक पोर बना रहे हैं जिसकी वजह से पानी अंदर आ जाएगा। तो किडनी इसका बेस्ट एग्जांपल है, किडनी, एंड दस एब्जॉर्ब वाटर इन ब्लड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, और क्या होता है कि जब हमारा यूरिन डिल्यूट हो रहा होता है ना, तो यूरिन का अंदर से ब्लड और जो वाटर है वो ऐसे ही निकलता है। तो जो ADH है वो इन्हें AQP2 को क्या करता है, मैसेज करता है, सिग्नलाइज करता है कि ये इस जगह पे पहुंच जाओ, आपको क्या करना है, वहाँ पे निकलना है, आपको वहाँ से निकलना है। तो वो वहाँ पे एक पोर बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक आयनिक बैलेंस क्रिएट होता है और वहाँ से ब्लड भी निकल जाता है और क्या, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर भी निकल जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड और वाटर को कलेक्टिंग डक्ट से। अब आइनोस्फीयर की बात करें तो थोड़ा सा रह गया। आइनोस्फीयर की अगर हम बात करें तो आर स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स दैट डिजॉल्व इन परमेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आइनोस्फीयर एक ऐसे स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि परमिएबिलिटी के साथ स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, डिसॉल्व होते हैं। परमिएबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि वैसे वो परमिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देयर आर 2 क्लासेस ऑफ आइनोस्फीयर, मोबाइल आयन कैरियर्स और चैनल फॉर्मर्स। मोबाइल आयन कैरियर्स क्या होगा, बस अब ये याद रखो कि इसकी 2 क्लासेस होती हैं, मोबाइल आयन कैरियर्स और चैनल फॉर्मर्स। अब हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स पे। तो इट अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट्स मीडिएटेड बाय कैरियर प्रोटीन्स। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वो अलोंग वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है जब आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, एंड इट्स मीडिएटेड बाय कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, इट्स ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैट एंड सेट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट कपल्ड विद मेटाबॉलिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसके साथ मेटाबॉलिक एनर्जी भी जुड़ती है, जैसे कि ATP यूज़ होता है इसमें, ATP हाइड्रोलेज प्रोटीन एंड सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ATP हाइड्रोलेज पंप और जिसे हम बोल सकते हैं प्रोटीन, या फिर सोडियम पोटेशियम पंप ATPase। लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ATPase का। अगर हम बात करें ATPase को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कुछ पंप्स यूज़ होते हैं जो बेसिकली हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। 4 तरह के पंप होते हैं, एक होते हैं PATPase, VATPase, FATPase और ABC ट्रांसपोर्टर्स। PATPase मतलब P फॉर पंप, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, कैल्शियम ATPase हो गया, जो कि इनके पंप्स को मेंटेन करते हैं। एक हो गया हमारे पास VATPase, V फॉर वैक्यूल्स, जो कि हमारे वैक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को, हमारे पता है ना कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अगर कम होगी सेल के अंदर तो क्या होगा, वाटर अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा, और अगर अंदर ज़्यादा होगी तो अंदर से बाहर। अगर एक रूम के अंदर बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं तो वो अंदर से बाहर ही जाएंगे ना, और अगर बाहर लोग ज़्यादा खड़े हुए हैं तो रूम खोल दो, वो अंदर आ जाएंगे। तो जहाँ पे खाली रीजन होगा वो वहाँ जाएंगे। अगर बाहर भरा हुआ है और अंदर कम है तो वो अंदर की तरफ जाएंगे, और अगर अंदर भरा हुआ है और बाहर खत्म है तो वो बाहर की तरफ जाएंगे। वो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। अगर हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन जाने तब डिपेंड करता है। FATPase, F मतलब F0 to F1 ATPase, हमने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो FATPase है, 10th भी क्या +1 में भी पढ़ा होगा कि जो FATPase है वो F0 to F1 फॉर्म करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन को। तो H पॉजिटिव से ट्रांसफर होंगे, ओनली H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ATPase कपल द फ्लो ऑफ प्रोटीन्स विद हाइड्रोलिसिस एंड सिंथेसिस। सिंपल समझो, आपको ज़्यादा इसे रटना नहीं है, सिंपल समझो कि हाइड्रोजन की ट्रांसफर होगी F0 to F1 ATPase, एक पंप क्रिएट होएगा, एक आयनिक बैलेंस क्रिएट होगा जहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन एक जगह से दूसरी जगह कंसंट्रेट होगी। ठीक है, ABC ट्रांसपोर्टर्स, ABC स्टैंड्स फॉर ATP बाइंडिंग कैसेट्स। ATP बाइंडिंग कैसेट्स एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करती है, बेसिकली पंप करती है आयंस को, शुगर को, अमीनो एसिड्स को ऐसे जगह प्रेजेंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और माइटोकॉन्ड्रिया में। उसका फर्स्ट ट्रांसपोर्टर क्या था, MDR1, जिसे हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट 1। ठीक है,
सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किससे होते हैं, वो बेसिकली होते हैं व्हेन एंडरगोनिक ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सोल्यूट इज कपल्ड विद एक्सरगोनिक डाउनहिल फ्लो ऑफ वन डिफरेंट सोल्यूट दैट वाज ओरिजिनली पम्प। सिंपल है, आप इतना समझो। ये देखो 2 पंप चल रहे हैं ना साथ में, ये देखो 2 पंप चल रहे हैं साथ में, एक पंप चल रहा है यहाँ पे, ये देखो 2 पंप चल रहे हैं ना साथ में, एक पंप चल रहा है यहाँ पे, एक पंप चल रहा है इन दोनों के बीच में, और एक पंप चल रहा है यहाँ पे। मतलब कि अगर आप ना किसी इंसान को ऊपर खींच रहे हो और साइड में से दूसरा इंसान नीचे जा रहा है, तो एक तरफ से दूसरे दोनों पंप बैलेंस हो रहे हैं ना। आपने इसे ऊपर किया तो ये नीचे चला गया, आपने इसे ऊपर किया तो ये नीचे चला गया, तो दोनों के दोनों ये आपस में कनेक्टेड है। बस वैसे ही होता है ना कि डबल कीज होती है, नीचे से ऑफ किया तो ऊपर से लाइट ऑन होगी, ऊपर से बंद किया तो नीचे लाइट ऑन होगी, है ना। बस वैसे ही होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होगा ना वन सोल्यूट का एक्सरगोनिक पाथवे पे, एक अगर नीचे जा रहा है डाउन हिल तो दूसरा ऑटोमेटिकली अप हिल जाएगा। इसे बोलते प्राइमरी, अगर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऊपर जा रहे हैं तो सेकेंडरी में अपने नीचे चले जाएगा, ठीक है। इससे एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर विच इज सिम्पोर्ट ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज, ठीक है। एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, एक होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। लेकिन अगर सोडियम पोटेशियम पंप और ग्लूकोज चल रहा है तो सोडियम जहाँ जाएगा ग्लूकोज भी उसके अपोजिट जाएगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार आप पढ़ना और इस डायग्राम को अच्छे से देखना, समझ जाओगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अभी यह एक नया टॉपिक है बस हल्का सा। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस आपको पता है। एंडोसाइटोसिस मतलब जब कोई चीज़ अंदर आ रही है, जैसे क्रिश्चियन डी ड्यूब ने किया था। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय यूकैरियोटिक सेल्स इंटरनलाइज मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। जिसमें बाहर से अंदर आते हैं, ये देखो ये रहा सेल, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर आया और ये बन गया वेसिकल, ठीक है। ये 2 टाइप की होती हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होती है ईटिंग सेलुलर जो सॉलिड फॉर्म में एनगल्फ करती है। पिनोसाइटोसिस जो ड्रिंकिंग फॉर्म में सेलुलर करती है, एनगल्फ करती है। फैगोसाइटोसिस लार्ज वेसिकल्स जो फैगोसोम्स बनाते हैं, और पिनोसाइटोसिस जो स्मॉल वेसिकल्स जो क्या करते हैं, जो स्मॉल वेसिकल्स बनाते हैं। सिलेक्टिव स्पेसिफिक रिसेप्टर, इसके स्पेसिफिक से रिसेप्टर्स होते हैं, इसके सिलेक्टिव भी हो सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। इसमें लार्ज पार्टिकल ही क्या एनगल्फ करते हैं क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसके स्मॉल और फ्लूइड पार्टिकल्स भी कर सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में होते हैं। इन स्पेशलाइज्ड मैमल सेल्स एग्जांपल मैक्रोफाजेज, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। फैगोसाइटोसिस होती है मैक्रोफाज में, मोनोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स में, तो ये सभी सेल्स में होती हैं। पिनोसाइटोसिस 4 मैकेनिज्म से होती है। एक होती है मैक्रोपिनोसाइटोसिस, एक होती है क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, एक होती है कैवियोले मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, एक होती है क्लैथरीन एंड कैवियोले इंडिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस। अब बस ये फाइनल लास्ट पेज है, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ लास्ट पेज। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इट्स ओके, आप सुनिए अच्छे से, मैं आपको सुनाने के लिए रेडी हूँ, मैं थका नहीं हूँ। आप बस इसे अच्छे से सुनना। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप बोर नहीं होने चाहिए। आपको अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, एक्सीलेंट, और बहुत अच्छे से लाइक्स करना प्लीज़, और बहुत अच्छे से इसे अपने सोशल मीडिया पे फैला दो, वायरल कर दो, सो डैट कि ये जो है अच्छे से फैल जाए और इससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। एक्सोसाइटोसिस की अगर हम बात करें, वेसिकल अंडरगो फ्यूजन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज द कंटेंट आउटसाइड द सेल। अगर हम बात करें वेसिकल एक्सोसाइटोसिस में अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, जिसमें कॉन्जिक्यूटिव सेक्रेटरी पाथवे होता है, जैसे कि ओवल सेल, रेगुलेटेड स्पेशलाइज्ड सेल। कॉन्जिक्यूटिव सेक्रेटरी पाथवे की अगर हम बात करें तो इसमें सोल्यूबल प्रोटीन जो होते हैं कॉन्टीन्यूसली सेक्रेट होते रहते हैं बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे बस जा रहे हैं। ये देखो आप मेरे माइक को मेरे माउस को देख सकते हो, ऐसे ऐसे बाहर जा रहे हैं कॉन्जिक्यूटिवली ड्यूरिंग द पाथवे। दिस पाथवे ऑल्सो सप्लाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद न्यूली सिंथेसाइज्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स, है ना। मतलब आप एक पाथवे इसे दे रहे हो, फिर इसे दे रहे हो, फिर इसे दे रहे हो, फिर इसे दे रहे हो, तो ये चल ही रहा है, ठीक है। तो ये एक से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे हो ही रहा है, ठीक है। अगर रेगुलेटेड की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर रेगुलेटेड फॉर्म में होगा कि जब इसका नेटवर्क आएगा ये तभी सेक्रेट होएगा। सेलेक्टेड प्रोटीन्स इन द ट्रांस गोल्गी बॉडीज नेटवर्क आर ड्राइव्ड इनटू वेसिकल सेक्रेटरी। Hereby, proteins are concentrated and stored until an extracellular signal stimulate their secretion. Histamine and neurotransmitter are the best example. Thank you so much for this video. ये वीडियो इतनी ही है बस। अगर आपको इसमें मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। और टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बहुत मज़ा आया आपको कराते हुए। बस आप इसकी मेरी बाकी वीडियोस भी देखना और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करना कि प्लीज़ ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और इसे अपने सोशल मीडिया से टैग करते करते वायरल कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।